नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम रावत फिर आपके सामने एक नए विषय को लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की राजनीति में ईडी का बड़ा प्रभाव है। हम सभी लोग ईडी की जितनी कार्रवाई हो रही है उससे काफ़ी प्रभावित हैं और कार्रवाइयाँ होना भी चाहिए, लेकिन कार्रवाइयाँ एक तरफा जब होती हैं तो थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ सवाल मन में उठते हैं और मैं उन्हीं सवालों को लेकर के अपने सामने आया हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि 3 तारीख को कल अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आया था। अरविंद केजरीवाल को 3 तारीख को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन शायद उन्होंने अपने एक्सपर्टों से सलाह ली हो और वो 3 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। एक और दूसरा नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको भी ईडी का समन कई बार आ चुका है, लेकिन वो भी सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उनका ऐसा भी सुनने में आया है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके वो खुद जेल जाने को तैयार है। और एक यंग नेता, युवा नेता मैं बताना चाहता हूं, जो काफ़ी एक बड़े तबके पर अपनी छाप बना के बैठा है, और वो और कोई नहीं है, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को 5 जनवरी का, यानी कल 5 जनवरी है और कल का ईडी के द्वारा समन आया है, उनको पेश होना है। दोस्तों, कई दिमाग में कई बातें चलती हैं और वो ये है कि आखिर उन्हें टॉप लीडरशिप को क्यों इस ईडी के जाल में फंसाया जा रहा है जो इंडिया अलायंस के साथ है। आपने पहले सुना होगा और देखा भी होगा कि विपक्ष के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी और उनकी माताजी माननीय सोनिया गांधी जी को 9-9 घंटे 10-10 घंटे लगातार 5-6 दिन उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन जब ईडी को कुछ हाथ नहीं लगता है तो परेशान होकर के फिर उनको बुलाना बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी काफ़ी चिंतित हुए होंगे, क्योंकि वो जानते थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर किसी प्रकार से अगर जेल तक पहुंच जाएं तो मेरी 2024 की राय बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, राहुल जी ने 9 और 10 घंटे की पूछताछ के बाद लगातार कई दिन उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जब वो ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हैं और मीडिया उनके सामने माइक लेकर के जब खड़ा होता है, पूछता है कि आपसे क्या पूछा गया, तो राहुल गांधी ने केवल एक ही जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी में और उनकी ईडी में, उनकी एजेंसी में अगर ताकत है तो मुझे जेल भेज दें, मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ईडी और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जेल तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर नरेंद्र मोदी ने प्लानिंग की कि जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, जो अदर अन्य स्टेटों में सरकार बना के भी बैठे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, इन लोगों को क्यों ना टारगेट किया जाए, इन लोगों को क्यों ना जेल तक पहुंचाया जाए, जिससे 2024 की राय बड़ी आसान हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के 2-3 और जो बड़े मंत्री रहे, चाहे जैन साहब हों या सिसोदिया हों, उनको और संजय सिंह को, जो लगातार सदन में एक मजबूत आवाज़ और बुलंद आवाज़ बन के दहाड़ते थे, ऐसे लोगों को
उन्होंने पहले से ही जेल में बैठा रखा है। और वो चाहते थे कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर जेल तक पहुंच जाएं तो फिर उनकी जो भी एक प्लानिंग है दिल्ली पर राज करने की, कहीं ना कहीं वो उसमें सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव को जब ईडी का समन भेजा है तो स्वाभाविक बात है कि तेजस्वी यादव के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। और वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव एक ऐसे तबके से आते हैं, ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश में, और तेजस्वी यादव एक यंग यूथ और ओबीसी के तमाम लोगों पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, खासकर बिहार में। और वो चाहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव अगर हमारी पकड़ में आ जाए तो हो सकता है कि हम 2024 का किला फतेह कर ले दोबारा से। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, अजीत पवार। ऐसे कई नाम हैं, मैं आपको कई और भी नाम गिना दूंगा, लेकिन अजीत पवार महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत अच्छा चेहरा है। खासकर नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार जी के खिलाफ कई बार लाखों की तादाद में इकट्ठा भीड़ में सामूहिक रूप से बोला कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के करप्शन में, या अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का गबन है, और ऐसे भ्रष्ट लोगों को जल्द से जल्द जेल में होना चाहिए। लेकिन उसी अजीत पवार को एक भ्रष्ट से एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बनाने के लिए अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला कर दिया और बीजेपी ने सरकार बना ली। आज बीजेपी की उसी सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं और बहुत ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में आज अजीत पवार को जाना जा रहा है। दोस्तों, जो लोग वास्तविक में कहते हैं कि बीजेपी एक बॉसिंग मशीन का काम करती है, इससे तो लगता है कि वास्तविक में बीजेपी एक अलग क्वालिटी की आधुनिक युग की बॉसिंग मशीन है, जिसमें जो भी करप्ट नेता जाता है और उसको डाल दिया जाता है और धुल के वो स्वच्छ और एक ईमानदार छवि वाला व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, आपने धीरज साहू का नाम सुना होगा। धीरज साहू वो व्यक्ति हैं जो अभी काफ़ी चर्चा में रहे हमारे देश में। हमारे देश की गोदी मीडिया लगातार धीरज साहू करती रही। ये वही व्यक्ति हैं जिसके घर पर 354 करोड़ रुपए पाए गए नकदी। दोस्तों, धीरज साहू के बारे में आप शायद बहुत कम जानते होंगे और बहुत सारे लोग जानते हैं कि धीरज साहू उस समय के एक रसूखदार परिवार के व्यक्ति हैं। 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारे देश की भारत सरकार को धीरज साहू के पिताजी बलदेव साहू ने 47 लाख रुपए नगद और 47 किलो सोना दान किया था, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश का काम चल सके। धीरज साहू एक शराब कारोबारी होने के साथ साथ रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं और काफ़ी बड़ा इनका लेन देन है। हाँ, हम इस चीज़ का विरोध नहीं करते हैं कि उनके यहाँ अगर इतने करोड़ रुपए अगर नकदी पाई गई है तो स्वाभाविक है, कार्रवाई ठीक है, कार्रवाई की है, करना चाहिए। अगर वो वास्तविक में रसूखदार व्यक्ति हैं, उनके साक्ष्य जो भी वो अपने प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है उनकी संपत्ति वापस आ जाए। हमें उसका बिल्कुल विरोध नहीं है कि क्यों उन पर कार्रवाई की।
लेकिन कार्रवाई जब एक तरफा होती है तो बड़ा अजीब लगता है, बड़ा चिंतन का विषय होता है। हमारे दिमाग में तमाम लगातार ये बातें चलती हैं कि आखिर इस देश में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। कांग्रेस या कांग्रेस से संबंधित या कांग्रेस के सपोर्टर और लोगों पर ही ईडी या तमाम एजेंसियों का प्रभाव क्यों पड़ रहा है। आपने दोस्तों देखा होगा कि अभी हमारे भारत देश के कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री मध्य प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 4-5 मंत्रियों के इस्तीफा दिला दिए, लेकिन मैं एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा हूं। उनका लड़के के द्वारा 2 और 3 वीडियो वायरल हुए, जिसमें सभी को पता है कि वो वीडियो 2, 4, 5, 10, 50, 100 करोड़ के नहीं थे। 300 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़ के टर्नओवर की बात उन वीडियो में की जा रही है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी गोदी मीडिया ने या किसी पत्रकार ने इस खबर को चलाया, या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार इस विषय में जिक्र किया, कितना पैसा कहां से आया, या ईडी की कोई कार्रवाई इनके ऊपर हुई क्या? नहीं हुई ना दोस्तों। हमारी गोदी मीडिया, हमारे देश की जो मीडिया है, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर ये कार्रवाई या ये इस प्रकार का वीडियो किसी कांग्रेस का या किसी अन्य राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति का अगर होता, तो आज हमारी गोदी मीडिया नंगा नाच कर रही होती। लेकिन किसी मीडिया वाले के कान में जूं तक नहीं रही, किसी ने इस घटना को नहीं उठाया। इसलिए पता चलता है दोस्तों कि इस देश में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कार्रवाइयाँ हो, लेकिन कार्रवाई सभी पर होना चाहिए। आखिर एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? अपने 2024 के इलेक्शन को सरल और सहज बनाने के लिए आखिर कितने लोगों को गलत तरीके से आप जेल में डालोगे? धन्यवाद दोस्तों। आज मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें और मुझे सजेशन दें कि मैं और अच्छा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।